वो उस खोली की तरफ लेके जा रहा है और कहता है आओ आगे देखो कि कोई भी नहीं। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है और जब दरवाजा खोल के देखता है अहमद, तो वही बूढ़ी माँ दीवार से टेक लगा के बैठी हुई है। तो कहता है शुक्र है कि वो तुम नहीं हो। तो जानते हो लड़की क्या कहती है? लड़की कहती है शुक्र ना मनाओ, उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि वो जो लड़की के साथ ज्यादती हुई, वो जो उस लड़की का मर्डर हुआ, वो लड़की मैं ही हूं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और माशाल्लाह बड़े तारो ताज़ा लग रहे हैं। शेप पे बिल्कुल आपने फ्रेश बनाई हुई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? बहुत अच्छे। क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये तो सीधी सी बात है। मेरा आपसे ये सवाल है कि मोहब्बत के चक्कर में तो नहीं पड़ गए दोबारा से? अरे मोहब्बत छोड़ दी अहमद, मोहब्बत छोड़ दी। मोहब्बत छोड़ दी, लेकिन मोहब्बत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आए हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं कि तू अगर मेरा नहीं है तो मुझे भी जिद है। तू अगर मेरा नहीं है तो मुझे भी जिद है। हाय हाय हाय, तू अगर मेरा नहीं है तो मुझे भी जिद है, मैं तेरा तुझे भी कभी होने नहीं दूंगा। हाय हाय हाय, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। क्या छेड़ दिया आप शेरो शायरी के मूड से लग रहे हैं मुझे। बिल्कुल ऐसा ही है कि एक ही शख्स समझता था मुझे। एक ही शख्स समझता था मुझे। कितनी मजे की बात है कि एक ही शख्स समझता था मुझे, फिर यूं हुआ कि वो भी समझदार हो गया। हाय 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 हाय, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। अब यह तो हो गई शेरो शायरी। बिल्कुल। और अब जो हमारा काम है, बिल्कुल हमारा जो काम वो है शुरू करेंगे। और ऑडियंस को इंतजार है। काम से पहले जो हमारे घर वाले हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जी जी बिल्कुल, उनको बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद और अस्सलाम वालेकुम। और अहमद, जो मैं आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये एक ऐसे घर की कहानी है कि जो घर घंटी वाले घर के नाम से मशहूर हो गया। घंटी वाले घर के नाम से मशहूर। कैसा नाम है ना, घंटी वाला घर। घंटी वाला घर। हाँ, ये एक ऐसा घर है जो घंटी वाले घर के नाम से मशहूर हुआ कुछ यूं कि एक फैमिली है जिसमें 2 अदद मियाँ बीवी हैं, ज़ईफ है। हाँ। इनके 2 अदद बेटे हैं और उन बेटों की बीवियां, यानी इनकी बहू। टोटल घर में ये लोग हो गए 6 मेंबर। 6 मेंबर। तो ये 6 लोग रहते हैं। हाँ। घर बनाया हुआ बड़े मियाँ ने अपनी मेहनत से। एक पोर्शन ऊपर, एक पोर्शन, 2 पोर्शन का घर बनाया हुआ है। सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी की उनके बाप ने, और वो घर बनाया। अब जब घर बनाया, हाँ। तो जाहिर उम्र का एक हिस्सा ऐसा भी होता है कि जिसको ज़हाफत कहते हैं, जिसको बुजुर्गी कहते हैं, जिसको बुढ़ापा कहते हैं। आय हाय। जब बुढ़ापे में वालिदैन गए, तो उन बच्चों की जो जिम्मेदारी थी कि अपने बाप की केयर करते, अपने माँ की केयर करते। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, मेरी तो समझ से बाहर है अहमद। कि उन औलादों से जो उम्मीदें थी वो बिल्कुल उससे बरअक्स निकले। कि बाप अगर बीमार है तो एक वक्त कोई बच्चा उनसे पूछने नहीं जा रहा कि अब्बा तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, अब्बा तुम इतने खांस रहे हो, तुम दवाई क्यों नहीं लाए। दोनों में से किसी बेटे ने उस बाप की केयर नहीं की, और उस बाप ने अपनी जिंदगी में वो जो मकान बनाया था अपनी बीवी के नाम कर दिया। हाँ, जब औलाद ही नाफरमान निकली तो मकान कर दिया बीवी के नाम। बिल्कुल, उसने अपनी जिंदगी में वो मकान अपनी बीवी के नाम किया, और उसने बिस्तर पे पड़े पड़े दम तोड़ा। बजाय इसके कि बच्चे उसको हॉस्पिटलाइज कराते, उसका इलाज कराते, लेकिन ऐसा कुछ ना हो सका, और वो बाप उनका मर गया। अब जब बाप मर गया, तो माँ आधी तो वैसे ही मर गई। अब ये जो 2 बच्चे हैं, इनके जहन में क्या चल रहा है कि किसी भी तरीके से माँ का भी इंतकाल हो और फिर हम ये मकान बेचें। हम ये मकान बेचें, इसके फिर हिस्से करें, हिस्से करने के बाद फिर अपना अपना हिस्सा लेके हम कुछ भी करें, लेकिन ये मकान बेचें। और वो माँ के नाम है, माँ मरेगी तो मिलेगा। माँ के नाम है। अब ये माँ की लालच में खिदमत कर रहे हैं, उस लालच में कि मकान तो माँ के नाम है, तो माँ है। माँ ने अपना रवैया दोनों बच्चों के साथ एक जैसा रखा हुआ है, और उनको समझाती है कि बेटा, तुमने अपने बाप की जिंदगी में देखा होगा कि उसने अपनी मेहनत से ये मकान बनाया है, और अगर तुम ये समझते हो कि ये बाप की चीज बेच दी जाए, तो देखो, मैं अगर मर भी जाऊं तो ये मकान बेचना नहीं, ये तुम्हारे बाप की निशानी है।
बच्चों ने उसको यकीन दिलाया, हाँ हाँ अम्मा कोई ऐसी बात नहीं है, हम कैसे भेज देंगे, हमारे बाप की मेहनतों से बनी हुई चीज है। ये माँ के सामने उन दोनों बच्चों ने हामी भरी है। अब जब बच्चे अपने अपने कमरों में गए तो जो बीवियां हैं वो बच्चों से कहती हैं कि ये क्या, तुमने अपनी माँ से वादा किया है कि मकान नहीं बेचोगे। वो कहता है, अरे मैंने माँ के सामने वादा किया है, छोड़ दो, अभी तो वो जिंदा है ना, उनके सामने तो हमें ये सब कहना पड़ेगा। यही बात दूसरे कमरे में दूसरे भाई से उसकी बीवी कर रही है, क्या ये मकान नहीं बिकेगा? वो कहता क्यों नहीं बिकेगा? तो कहती कब बिकेगा? वो कहता रुक जाओ, माँ को जाने में दिन ही कितने हैं, थोड़े दिन की मेहमान है, माँ ने मर जाना है, और जब माँ मर जाएगी हम ये मकान बेच देंगे, तुम इत्मीनान रखो। ये दोनों भाइयों की आपस में अपने अपने कमरे में बात हो रही है, और माँ बीमारी की हालत में बिस्तर पे लेटी हुई है। अब कोई एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, चल भाई आज तेरी बारी है, हाँ अम्मा को दवाई दिलाने जा। बोला नहीं यार मैं कल लेके आया था, आज तू जा। बोला मेरे पास पैसे नहीं है। बोला पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। बोला फिर मैं क्या करूं? बोला पड़ा रहने दे। अब जब पड़ा रहने दे, माँ जब ये सुनती है तो कहती है अब मुझे कहीं भी ले जाने की जरूरत नहीं, मुझे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं, मेरा कोई इलाज कराने की जरूरत नहीं, तुम अगर लेके भी जाओगे तो मैं अब नहीं जाऊंगी, मेरा दम इसी घर में निकलेगा जो मेरे सर के ताज ने बनाया था, मैं यहीं दम तोड़ूंगी, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ये कहते माँ ये बात ना करो। कहती नहीं मैंने कहीं नहीं जाना। दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं अम्मा फिर क्या करें? कहती बस मुझे किसी कोने में डाल दो। बजाय इसके कि मां को समझाते, उन दोनों खबीसों ने मां को उठाया है और कमरे के बराबर में एक छोटी सी खोली थी, उस खोली में मां का बिस्तरा डाल दिया जमीन पे, और मां को बोला है कि तुम यहां लेट जाओ, बस तुम यहां आराम करो, डॉक्टर वॉक्टर हम यहीं ले आएंगे। मां मना कर रही है कि नहीं मैंने मना किया कि मुझे अब डॉक्टर की जरूरत नहीं, मुझे नहीं किसी डॉक्टर की जरूरत, बस मुझे यहां पड़ा रहने दो। मां को वहां लिटाल दिया है अमन। अब जब मां को लिटाल दिया है तो मां अगर रात को प्यास लगी है, ज़ईफ औरत है, उठ नहीं सकती, चीखें मार रही है, आवाजें मार रही है, बच्चे अपने अपने कमरों में, वो मां गिड़गिड़ाती हुई रात को सो जाती है प्यासी, क्योंकि उठ नहीं सकती, फ्रिज तक जा नहीं सकती, सो जाती है। जब सुबह होती है दूसरा दिन तो एक बेटा काम पे जाने से पहले, अम्मा मैं जा रहा हूं। कहती है बेटा मुझे रात को इतनी प्यास लगी, मैंने इतनी आवाज लगाई, कोई भी नहीं आया। कहता अम्मा हमें तो आवाज नहीं आई। वो अपने दूसरे भाई को भी बुलवाता है, दोनों भाई जमा होते हैं, दोनों भाइयों की बीवियां जमा होती हैं। अब ये चारों मिलकर बात करते हैं, अरे भाई अम्मा की आवाज नहीं आती तो क्या करें? ये चारों में एक जान होके कहते हैं कि भाई एक काम करते हैं, हम एक अदद घंटी जो है, घंटा जिसको हम देखा होगा रस्सी बंधी होती है, ये वाली घंटी, वो घंटी अम्मा के दरवाजे पे बांध दी जाए और रस्सी अम्मा के हाथ के पास छोड़ दी जाए, ताकि अगर अम्मा को कोई काम हो, हमें तो आवाज आएगी नहीं, तो अम्मा रस्सी खींच दे, घंटी बजेगी और हम अम्मा के पास हाजिर हो जाएंगे। कहते हाँ ये सही है। घंटी लटका दी गई, रस्सी अम्मा के हाथ के पास डाल दी गई, ये दोनों बच्चे काम पे चले गए। अब उन दोनों बच्चों की बीवियां घर में हैं, अपने अपने कमरों में हैं। घंटी मुसलसल बज रही है अहमद, हाँ। लेकिन कोई जा नहीं रहा। ये दोनों औरतों में से कोई भी एक औरत उस घंटी की तरफ नहीं जा रही। वो जाएंगे कैसे? वो तो मरने का इंतजार कर रहे हैं। अब जब शाम को जब इसके बच्चे घर में वापस आते हैं, अपने अपने कमरों में जाते हैं, फिर घंटी बजती है। बच्चे ने आवाज सुनी, बीवी से कहा कि तुम्हें कुछ आवाज आई? कहती है नहीं। कह रहा अरे भाई अम्मा को जरूरत है, शायद अम्मा ने घंटी बजाई है। ये भाग के अम्मा की तरफ जाता है, हाँ अम्मा तुमने घंटी बजाई? इशारे से पूछता है। कहती है हाँ। वो इशारे से कहती है मुझे प्यास लगी। वो जाके अम्मा को पानी आनी पिलाता, वापस अपने कमरे में गया। रात हुई अहमद। अब जब रात हुई है तो घंटी मुसलसल बज रही है, बच्चे भी सुन रहे हैं, उनकी बीवियां भी सुन रही हैं, लेकिन कोई उठ के नहीं जा रहा है हमारा। वो रात गुजरी और सुबह हुई तो क्या देखते हैं, मां का भी इंतकाल हो गया। सुबह मां की डेथ हो गई। अब इन्होंने दोनों बच्चों ने देखा कि मां तो मर गई। हाँ। बज़ाहिर अंदर से तो खुश हैं,
लेकिन दोनों एक दूसरे को ये साबित करना चाह रहे हैं भाई कि यार मुझे बड़ा दुख है माँ के मरने का। दोनों एक दूसरे को ये समझा रहे हैं कि यार माँ चली गई। वो कह रहा है देख यार माँ चली गई। माँ रात को पानी मांगते मांगते मर गई अहमद, और किसी ने पानी ना दिया। माँ मर गई। कब्रिस्तान से वापस आए हैं, अभी माँ को दफना के आए हैं अहमद। रात हुई है, बड़ा भाई छोटे भाई को अपने कमरे में बुलाता है। दोनों भाई बैठे, कहता हाँ भाई अब क्या करना है? तो छोटा वाला कहता है भाई मुझे बताओ क्या करना है? कहता है देखो अभी मकान बेचने में जल्दी नहीं करना, उसकी वजह यह है कि भी लोग क्या कहेंगे। हम मकान बेचेंगे जरूर मगर थोड़ा सा रुक के। ये दोनों भाइयों की आपस में बात हो रही है। यही बात होने के दौरान दिन गुजरे अहमद, 3 दिन गुजर गए। अब 3 दिन गुजरे हैं, क्या होता है कि ये दोनों भाई अपने अपने कमरे में हैं और रात का टाइम है। घंटी बजी है अहमद। अब जब घंटी बजी है तो इसकी बीवी को आवाज आई है, इनमें से एक की जिसका कमरा बराबर में था। हाँ। वो बीवी अपने शौहर से कहती है सुनो सुनो तुमने कुछ सुना? कहती क्या? अरे मैं कह रही हूं तुमने कुछ सुना? कहता नहीं। कहती मैंने घंटी की आवाज सुनी है। तो शौहर बीवी से कह रहा है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, घंटी की आवाज कैसे होगी? अरे जब कमरे में कोई नहीं है, मां मर चुकी है, दफनाया हमने खुद है, फिर घंटी कैसे बजेगी? हाँ। तुम्हारा वहम है, सो जाओ। वो भी यही सोच रही कि हो सकता है मेरा वहम हो। सो गए अहमद, सो गए। दूसरा दिन हुआ। अब जब दूसरा दिन हुआ, हस्ब दस्तूर रात का टाइम है, ये दोनों मियां बीवी खाना वाने का फारिग होने के बाद ये दोनों बैठे हुए हैं। दोनों अपनी मामूल की बातें कर रहे हैं। अब जब बातें कर रहे हैं फिर घंटी बजी अहमद। दूसरे दिन रात को भी घंटी बजी। अब जब घंटी बजी तो मियां ने भी सुनी और बीवी ने भी सुनी, और इन दोनों ने सुन के एक दूसरे को देखा। तुमने कुछ सुना? कहती हाँ, मैंने तुमसे कल भी कहा था कि घंटी की आवाज आ रही है। कहता तुमने सही कहा था, घंटी की आवाज तो मुझे भी आई है। कहती क्या करें? ये दोनों उठते हैं और दौड़ते हुए बड़े भाई के कमरे की तरफ जाते हैं और जाके दरवाजा बजाते हैं। बड़ा भाई कमरे से बाहर निकलता है। कहता क्या हुआ? कहता भाई मैंने देखा, हमने सुना, हम दोनों ने सुना कि घंटी की आवाज आई है जो घंटी अम्मा बजाती थी। बड़ा भाई बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने कोई ख्वाब देखा है, जाओ अपने कमरे में जाके सो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरवाजा बंद, कड़िच अंदर से दरवाजा बंद करके चला। अब क्या होता है अहमद, ये दोनों डरते डरते अपने कमरे में आ जाते हैं। हाँ। बड़ी मुश्किल से रात गुजरती है। नेक्स्ट डे हस्ब दस्तूर रात का टाइम, फिर घंटी की आवाज। अब जब घंटी की आवाज आती है उसकी बीवी को, तो शौहर सो रहा है, वो अपने मियां को उठाती है, उठिए। कहता क्या हुआ? कहता उठिए, घंटी मुसलसल बज रही है। ये भी उठता है, कहता हाँ घंटी बज रही है। दोनों उठते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि क्या करना है। वो कहती उठिए, चल के देखिए कोई हमारे साथ शरारत तो नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे भाई ने ये गेम किया हो कि हमें यहां घर से निकाल दिया जाए। वो कहता छोड़ो ऐसी बातें ना करो, चलो मेरे साथ, हम चल के देखते हैं। अम्मी के कमरे में जा रहे हैं। अम्मी के कमरे की तरफ जा रहे हैं और घंटी की आवाज मुसलसल बज रही है, टन टन टन, और ये कमरे की तरफ जा रहे हैं। अब जब कमरा खोलते हैं अहमद, तो जानते हो क्या देखते हैं? इन्होंने कमरा खोला और मां सामने दीवार से टेक लगा के बैठी हुई है। ये दोनों चीख मार के वापस भागते हैं और भागते हैं अपने बड़े भाई के कमरे की तरफ और दौड़ते हुए जाते हैं और कमरा बजाते हैं, दरवाजा पीटते हैं। बड़ा भाई दरवाजा खोलता है, कहता क्या हुआ? कहता मां बैठी हुई। कहता पागल हो गए, तुमने कल भी मुझे परेशान किया है, तुम्हारा वहम है। कहता नहीं भाई मैंने देखा, मां कमरे में बैठी हुई है। उसको देखता है, कहता आओ मेरे साथ। वो दोनों मियां बीवी निकलते अपने कमरे से और मां के कमरे की तरफ जा रहे हैं। अब जब मां के कमरे में पहुंचते हैं तो वहां जाके देखते हैं तो कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। बड़ा भाई कह रहा देखा, मैं तुमसे कह रहा था कि तुम्हारा वहम है, तुम खुद भी परेशान हो रहे हो और मुझे भी परेशान कर रहे हो। उसको डांटता हुआ अपने कमरे की तरफ चला जाता है। ये दोनों मियां बीवी उठते हैं, अपने कमरे में आते हैं, क्योंकि ये तो देख चुके हैं। ये कहते हैं अब हमें क्या करना चाहिए? बीवी कहती है मैं तो यहां नहीं रहूंगी, मैं यहां कतई नहीं रहूंगी। क्यों? कि मैंने तुम्हारी मां को देख लिया है। कहता है बिल्कुल ठीक है, यहां रहना बनता भी नहीं है।
दूसरा दिन हुआ। अब जब दूसरा दिन हुआ तो छोटे भाई बड़े भाई से कह रहा है कि सुनो, मैंने यहां नहीं रहना, मैं तो यहां से जा रहा हूं। तो बड़ा भाई बजाय इसके कि उसको समझा के रोके कि नहीं तेरा वहम है पागल, घर में ही रहे, वो कहता है बिल्कुल जैसा तू बेहतर समझे, तुम्हें अगर जाना ही है तो जाओ, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। छोटा भाई घर छोड़ के चला गया। बीवी से मुखातिब है, बीवी से बैठ के बात कर रहा है कि तुमने देखा कि कुदरत ने हमारा कैसा साथ दिया है। पहले बाप गया, फिर मां भी गई, जिस भाई का कांटा था वो भाई भी घर छोड़ के गया। अब इस घर का वारिस मैं हूं, इस घर को मैं अपने तरीके से बेचूंगा, फिर छोटे भाई को जो भी देना होगा वो मैं दूंगा, क्योंकि अब मालिक मैं हूं। फिर क्या हुआ? अब क्या होता है अहमद, हाँ, ये दोनों मियां बीवी घर में अकेले हैं, अकेले रह गए। ये दोनों घर में अकेले हैं, अपने रूम में हैं। अब ये दोनों मियां बीवी सो रहे हैं। अब जब सो रहे हैं तो बीवी की नींद कच्ची है, ये कच्ची नींद में एकदम उठती है। इसको क्या सुनने में आ रहा है कि घंटी बज रही है, इसको भी घंटी की आवाज सुनाई देने लगी। इसकी बीवी को, वो सो रहा है, ये उठती है और सुन रही है कि घंटी बज रही है। ये शौहर को हिलाती है, वो उठा, उसने बोला क्या हुआ? कि मुझे घंटी की आवाज आ रही है। कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अरे घंटी की आवाज क्यों आएगी? कहती है नहीं मुझे आ रही है। मियाँ उठता है, कहता चलो आज मैं तुम्हारा ये वहम ही दूर कर देता हूँ। ये बीवी को साथ लेता है और जो घंटा उन्होंने लटकाया था, जो घंटी की सूरत में दरवाजे के ऊपर, ये उठ के जाते हैं, वो घंटे को पकड़ के घंटा ही नोच लेता है, यानी वो घंटी निकाल ली उसने। वो कहता बस तुम्हारा ये वहम ही खत्म हो गया। घंटी लपेटी, रस्सी सी लपेट के लेके आ गया, रख दी, सो जाओ। सो गए। दूसरा दिन हुआ। अब जब दूसरा दिन हुआ, वही रात का टाइम है, ये दोनों अपने बेड पर हैं, मियां नींद में है, बीवी इसकी कच्ची नींद में है। ये क्या सुन रही है कि फिर इसको घंटी की आवाज आ रही है। ये सोच रही है घंटी की आवाज अब क्यों आ रही है जब कल हम घंटी निकाल चुके हैं। ये फिर अपने शौहर को उठाती है, सुनिए। वो फिर उठा, अब क्या है? कहती है कि मुझे फिर घंटी की आवाज आ रही है। वो कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारे सामने मैंने कल घंटी नोच ली है, मैंने लपेट के रख दी है, अब कहां से बज रही है? वो कहती है नहीं मुझे मुसलसल घंटी की आवाज आ रही है। कहता कुछ नहीं है, सो जाओ। मियां उसको थपकी देके कहता रुक, तुम्हारा वहम है, लेट जाओ। उसको सुलाता है, करवट लेता है, लेट गया है। अब ये बीवी नींद में गई है। अब जब ये नींद में गई है अहमद, तो क्या देखती है कि ख्वाब में उसकी मां उसको नजर आई है। अब जब ख्वाब में वो देख रही है कि उसकी मां उसे नजर आ रही है, तो लेटे लेटे जैसे ही वो आंख खोलती है अहमद, तो जैसे ही आंख खोलती है तो उसकी मां का चेहरा उसके सामने ही है, वो उसके साथ लेटी हुई है। एकदम चीख मार के उठ जाती है। तो चीख मार के वो उठती है तो शौहर की भी आंख खुल जाती है। वो कहता क्या हुआ? कहता मैंने भी तुम्हारी मां को यहां देखा। वो बुढ़िया औरत जब वो ख्वाब से बेजार हुई, करवट लेती, उसके सामने उसका चेहरा है। वो चीख मार के उठी और अपने शौहर को बता रही कि मैंने अभी देखा कि तुम्हारी वालिदा मेरे बराबर में लेटी हुई है, बिल्कुल उनका चेहरा मेरे चेहरे के पास था। सोचता है ऐसे कैसे मुमकिन है? कहती हाँ मुझे डर लग रहा है, कि मुझे डर लग रहा है। ये उससे कह रही कि नहीं अब मुझे डर लग रहा है, मैंने इस घर में नहीं रहना। वो कहता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मेरा सारा बनाया हुआ गेम खराब कर दो कि तुम्हें इस घर में नहीं रहना है। कहती है नहीं, मैंने देख लिया है कि तुम्हारी मां की रूह अभी इस घर में है। वो कहता है एक काम करते हैं, मैं तुम्हें इत्मीनान के लिए चलो तुमको दिखा देता हूं कि इस घर में कोई भी नहीं है। उसका हाथ पकड़ता है, जिस खोली में मां को इन्होंने छोड़ा हुआ था उस खोली की तरफ लेके जा रहा है और कहता है आओ आगे देखो कि कोई भी नहीं। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है और जब दरवाजा खोल के देखता है अहमद, तो वही बूढ़ी मां दीवार से टेक लगा के बैठी हुई है। उसकी बीवी चीख मार के अपने शौहर के पीछे छुप जाती है। वो कहती देखा मैं तुमसे कह रही थी कि तुम्हारी मां है। तो वो अपनी मां से मुखातिब हुई कि तुम अम्मा, तुम यहां इस हालत में? तुम्हें तो अपने हाथों से दफना के आए। बिल्कुल, वो यही कह रहा है कि हम तो तुम्हें खुद कब्रिस्तान छोड़ के आए हैं, तुम यहां क्या कर रही हो?
तो जानते हो माँ क्या कहती है? माँ कहती है कि जब तक मैं तुम्हें ये बता ना दूं और तुमसे ये कह ना दूं कि जो मेरा फर्ज बनता था मैं वो करके जाऊं, हमने वालिदैन होने का हक भरपूर तरीके से अदा किया, लेकिन तुमने औलाद होने का सिला नहीं दिया, तुमने औलाद होने का सबूत नहीं दिया। लिहाजा ये जो मकान है, तुम और तुम्हारा छोटा भाई यानी मेरे बच्चे माँ बाप को छोड़ के मकान के पीछे लग गए। तो सुनो, कहती है कि तुम ये मकान सारी जिंदगी नहीं बेच सकते, सारी जिंदगी भी लगा दोगे तो नहीं बेच सकोगे। क्यों? कि ये मकान तुम्हारे बाप के खून पसीने की कमाई का बनाया हुआ है, और अगर बेचना ही चाहते हो तो बेच के दिखाओ, तुम मकान बेच के दिखाओ, मैं यहीं बैठी हूं, तुम ये मकान बेच नहीं सकते। फिर उसके बाद वो मकान बिका? उसके बाद क्या बिकना था अहमद? हाँ। उसके बाद उस बच्चे ने, यानी जो बेटा था उसका, उन दोनों बच्चों ने मिलके ये गेम किया कि मुख्तलिफ पार्टियों को लाके वो मकान दिखाते रहे। वो भी घर छोड़ के चला गया, बड़े भाई ने भी घर छोड़ दिया क्योंकि उसकी बीवी ने भी देख लिया। इन्होंने घर छोड़ दिया, दोनों भाई किराए पे अलग अलग रहने लगे, ये सोच के कि अब हम ये अलग अलग चले गए तो ये मकान बेच देंगे सेपरेट। लेकिन कैसे? वो जिसको भी वो मकान दिखाने के लिए लाए, एजेंसी वाले को साथ लेकर आए, किसी पार्टी को साथ लेकर आए, लेकिन जैसे ही दरवाजे का दरवाजा खोला है तो मुसलसल घंटियों की आवाजें बजना शुरू हो गई। ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो घर में दाखिल हुए तो मुसलसल मंदिर के घंटे बज ही रहे। वो घंटी रुक के ना थी, मुसलसल वो घंटी बज रही है। और आज भी वो मकान ऐसे का ऐसे ही अहमद बिका नहीं, वो घर घंटी वाले घर के नाम से मशहूर हो गया। ओए और वो घंटी उसकी माँ बजाती है? वो बजाती वो बुढ़िया। क्या ही ज़बरदस्त कहानी थी शेख साहब। अच्छा, मैं जो समझा हूँ इस कहानी में, आप ये देखें कि जब तक उसकी माँ जिंदा थी तो उसकी घंटी की आवाज़ कोई नहीं सुनता था। नहीं सुनता। और जब वो मर गई, मरने के बाद सबको उस घंटी की आवाज़ आ रही है। और लालच बुरी बला है, घर भी हाथ नहीं लगा। बिल्कुल ऐसे माँ बाप को भी खो दिया, घर भी हाथ नहीं लगा। औलादों को क्या होगी? मैं तो ये कहता हूँ कि आज के बच्चे अपने वालिदैन पे उनका एहसास नहीं करते। उनके लिए अगर कुछ करते हैं तो उन पे एहसान करते हैं, उनका एहसास नहीं कर रहे हैं, उन पे एहसान कर रहे हैं। और अक्सर ये भी करते हैं ना कि अगर जो नाफरमान औलादें, हाँ, वो सारे एक जैसे नहीं होते। वो ये कहते हैं कि जो लालची होते हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम कारोबार करेंगे तो हम इस घर को बेच के करेंगे। बताइए, जो माँ बाप ने बनाया है भाई, खुद कीजिए, क्योंकि तुम्हारे बाप ने भी तो खुद किया। हमारे बाप ने भी तो बिल्कुल, तो खुद कीजिए। आय हाय, क्या बात है शेख साहब। अब दूसरी कहानी की तरफ चलेंगे। बिल्कुल। दूसरी कहानी अहमद, ये एक यंग लड़के की है, जवान बच्चा है। ये राजनपुर जा रहा है अपनी बहन की सालगिरह मनाने के लिए। बड़ा प्यार है दोनों बहन भाइयों में, क्योंकि काम के सिलसिले में ये अपने घर से दूसरे शहर आया हुआ है। तो बहन ने बड़ा इसरार किया कि भाई आपको मेरी बर्थडे पे जरूर आना है। तो ये अपनी बहन की बर्थडे मनाने के लिए राजनपुर जा रहा है। ट्रेन में बैठा हुआ है, जैसे आम दस्तूर लोग बैठे होते हैं ट्रेन में, डब्बे में बैठे हुए लोग। अब तुमने देखा होगा ट्रेन के डब्बे में आमने सामने सीटें होती हैं। तो क्या देखता है, जिस सीट पे ये बैठा हुआ है उस सीट के सामने एक लड़की बैठी हुई है। तो सामने वाली सीट जो है, उस सीट के ऊपर एक लड़की बैठी हुई है। अब जिस सीट पे वो लड़की बैठी हुई है उस लड़की की नजर इस वाली सीट पर है, क्योंकि उसके IQ इधर है। वो इस लड़के को भी देख रही है और इस लड़के के पीछे जो लोग बैठे हैं वो भी नजर आ रहे हैं। ट्रेन चल रही है अहमद, ट्रेन चल रही है, स्टेशन सिस्टम से होती है। अब स्टेशन आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन आते जा रहे हैं, लोग उतरते जा रहे हैं अपनी मंजिल की जानिब। जैसे जैसे स्टेशन आते गए वैसे वैसे लोग कम होते चले गए, ट्रेन खाली होती चली गई। अब क्या हुआ, राजनपुर आने से पहले उस डब्बे के अंदर सिर्फ 4 लोग रह गए। यानी एक वो लड़की जो बैठी हुई है सामने, एक वो लड़का जो अपनी बहन की सालगिरह मनाने के लिए राजनपुर जा रहा है, दो वो लड़के जो पीछे बैठे हुए उस लड़की को नजर आ रहे हैं कि ये जो 2 लड़के बैठे हैं ये मुझे कुछ बदतमीज टाइप के लड़के नजर आ रहे हैं। थोड़े गुंडे टाइप ने ऑब्जर्व किया कि वो लड़कों की नीयत सही नहीं है।
ये सामने वाले लड़के से कहती है कि सुनो, मैं अगर तुमसे कुछ कहूं तो मेरी बात मानेंगे, ये मेरी बात रख लेंगे? तो सामने बैठा हुआ कहता कहिए। कहती देखिए, पीछे घूम के ना देखिएगा, लेकिन जो आपकी सीट के पीछे जो दो लड़के बैठे हुए हाँ। वो निहायत ही बदतमीज टाइप के लड़के लग रहे हैं, लेकिन आप प्लीज ऐसा ना जाहिर कीजिएगा कि मैं आपके साथ नहीं हूं। कहते कैसी बातें कर रही हैं? कहती बस मैं जैसे कह रही हूं वैसे जरा सुने, आप ये जाहिर कीजिए कि मैं आपके साथ हूं, ताकि उन्हें यह महसूस ना हो कि मैं अकेली हूं। क्यों? कि मुझे अकेली देखकर मेरे साथ कोई शरारत करेंगे। वो लड़का उसको देख के मुस्कुराता है, कहता है जाइए अपना काम कीजिए। राजनपुर आया, गाड़ी स्टेशन पे लगी। वो जो लड़का था जो अपनी बहन की बर्थडे मनाने जा रहा है, उसने अपना बैग लिया और स्टेशन से उतर रहा है, क्योंकि लड़की को तो कहीं और जाना है। उसने ये महसूस किया कि अगर ये लड़का उतर जाता है राजनपुर स्टेशन, ये उतर गया, ट्रेन में रह गए हैं सिर्फ वो दो लड़के और मैं अकेली, तो क्यों ना मैं भी यहीं उतर जाऊं, बजाय इसके कि ट्रेन चले और ये दोनों बदतमीज इस डब्बे में हो। वो लड़की ये सोच के वो भी राजनपुर उतर गई, जबकि जाना उसने कहीं और था। वो लड़की उतरी अहमद, और उस लड़की को हम देखी वो जो दो लड़के थे वो भी वहीं उतर गए, यानी ये सारे के सारे राजनपुर उतर गए, चारों। वो दोनों लड़के करी लड़की को रहते फॉलो, बिल्कुल उसी को फॉलो कर रहे हैं। अब ये चारों वहीं उतर गए। अब ये लड़के के ख्वाब ख्याल में भी नहीं है कि इसके साथ क्या होना है। इसने अपना बैग उठाया और स्टेशन से पैदल पैदल जा रहा है। वो लड़की दौड़ती हुई इसकी तरफ आ रही है, इस लड़के के पास, और एकदम बराबर में आके कहती है कि देखो, मैं तुमसे कह रही हूं कि मुझे कंपनी दो, मुझे कंपनी दो, और ये ना जाहिर करो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। हालांकि मुझे कहीं और जाना था, लेकिन मुझे यहां उतरना पड़ा मजबूरन, ये सोच के कि आप भी डब्बे से उतर गए हैं, और पूरे डब्बे में वो दो शैतान बैठे हुए हैं, और मैं अकेली थी इसलिए मुझे यहां उतरना पड़ा। लेकिन मैं क्या देख रही हूं कि वो दो लड़के पीछा करते हुए मेरे साथ यहां उतर गए हैं, और वो मुझे अभी भी फॉलो कर रहे हैं। प्लीज मेरी हेल्प करो। तो जानते हो ये उससे क्या कहता है? क्या कहता है, जाओ बीबी अपना काम करो, मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, जो तुम लड़कों को ब्लैकमेल करती हो और उसका नाजायज फायदा उठाती हो। जाओ अपना काम करो। ये उसको झाड़ देता है। उसने उसको डांटा और बैग लेके स्टेशन से बाहर आ गया अहमद, और वो लड़की स्टेशन पे ही है। अब उस लड़की ने ये अंदाजा कर लिया है कि इसने तो मुझे झाड़ दिया है, ये बिल्कुल अब इसकी मदद मुझे नहीं मिलेगी। ये स्टेशन से बाहर खड़ा हुआ ये देखता हुआ, कोई रिक्शा कोई टैक्सी आ जाए तो मैं बैठ के अपनी बहन के घर जाऊं। ये स्टॉप पे खड़ा हुआ है, कोई 20 मिनट गुजरे हैं अहमद, कोई गाड़ी नहीं आई। कोई गाड़ी तो नहीं आई, लेकिन उस 20-25 मिनट के दौरान उसके सामने से एक एम्बुलेंस गुजरती है। लड़के के सामने से एम्बुलेंस निकली है स्टेशन के अंदर से, और हॉर्न बजाती हुई एम्बुलेंस जा रही है। उसके पीछे दो मोबाइल एम्बुलेंस के पीछे हॉर्न बजाते हुए जा रहे हैं। ये सब देख रहा है कि यार स्टेशन से तो मैं भी अभी बाहर आया हूं, अंदर ऐसा कौन सा हादसा हुआ जो अंदर से ये गाड़ियां निकल के जा रही हैं। बहरहाल इसने रिक्शे को हाथ दिया। कोई 20 से 25 मिनट की मसाफत के बाद रिक्शा मिला, ये बैठा। अब ये अपनी बहन के घर जा रहा है। हाँ। ये घर पहुंचा। अब जब घर पहुंचा, इसने बेल बजाई तो जानते हो क्या देखता है? क्या? जब दरवाजा खुलता है, वही लड़की जिसको डब्बे में मिली थी, ट्रेन में मिली थी, उसी लड़की ने दरवाजा खोला। ये उसको देख के एकदम झटका लेता है, कहता अरे आप यहां? तो वो कहती है हाँ ना, मुझे भी तो यहीं आना था। तो वो कहता है अरे जब आपको यहां आना था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहती मैं आपकी बहन की दोस्त हूं, मैं आपकी सिस्टर की बहुत क्लोज फ्रेंड्स हूं। कहता अच्छा, देखिए कितना हसीन इत्तेफाक है। और वो उसकी सालगिरह में आई है, सालगिरह मनाने के लिए आई है। वो उसे कह रही है कि मैं तुम्हारी सिस्टर की बर्थडे के लिए आई हूँ। कहती मैं तुम्हारी सिस्टर की बर्थडे मनाने के लिए आई हूँ। तो वो भी यही कहता है कि मैं भी इसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ। अच्छा। ये गेट पे ही बातें हो रही हैं। तो अचानक क्या देखता है कि ऊपर उस लड़के की बहन, यानी ऊपर से उससे कह रही है अरे भाईजान आप नीचे देख के, खैरियत, कब आ गए और किससे बातें कर रहे हैं? वो कहते हैं अरे भाई तुम्हारी सहेली। तो वो कहती है रुको मैं आ रही हूँ। शॉर्टकट हुई, बात पूरी ना हो पाई। अब वो बहन आई है। जब बहन दौड़ती हुई खुशी में नीचे आ रही है तो बहन की जो सहेलियां आई हुई है, 10-12 लड़कियां और घर में मौजूद है।
वो देख रही कि ये बड़ी खुश है। अरे भाई कहाँ जा रही हो? वो कहती है मेरे बड़े भाई आए हैं, मैं उनको लेने जा रही हूँ गेट पे। वो सारी सहेलियां मुस्कुराती हुई उसके साथ आ गई थी। अब ये 10-12 सहेलियों के साथ गेट पे गई है, भाई को रिसीव किया है। आइए आइए आइए, भैया को अंदर लेते हुए ये अंदर लेके आ गई। सारी लड़कियां भाई को कमरे में ले आई, लाके बिठाया, भाई बैठा हुआ है। सबने हल्ला गुल्ला किया, सालगिरह सेलिब्रेट की, सबने मिलके केक वेक काटा। अब इसकी नजरें उसी को ढूंढ रही, इस लड़के की नजर कि यार सब नजर आ रही हैं, वो नजर नहीं आ रही। यानी जो डब्बे में मिली, फिर गेट पे मिली, अब नहीं मिल रही, तो वो कहाँ है? इसकी नजरें उसे ही ढूंढ रही हैं। सालगिरह सेलिब्रेट हुई, सब हुआ, हल्ला गुल्ला हुआ, सब बच्चे बच्चे अपने अपने कमरों में चले गए। ये भी अपने रूम में चला गया। अब ये रात को 2-2:30 बजे का टाइम उठा है अहमद, इसे प्यास लगी है। ये उठा, फ्रिज की तरफ गया, फ्रिज का दरवाजा खोला, पानी की बोतल निकाली, पानी निकाल के रखता है, तो पीछे से उसको आवाज आती है, सुनो। अब जैसे ही ये पीछे घूम के देखता है तो वही लड़की डब्बे में मिली थी, वो लड़की खड़ी है और इससे कह रही है कि देखा, मैंने तुमसे कितनी इंसिस्ट की, मैंने तुमसे कितनी रिक्वेस्ट की कि प्लीज प्लीज मुझे अकेला ना छोड़ो, तुम मुझे अकेला ना छोड़ो, वरना ये 2 शैतान लड़के मेरे साथ कुछ भी करेंगे, मुझे अकेला ना छोड़ो। तो कहता तुम क्यों ड्रामेबाजी कर रही हो, क्या चाहती हो मुझसे? कहती नहीं, मैं क्या चाहूंगी, मैं क्या चाहूंगी, चाह तो आप रहे। कहता मैं क्या चाहूंगा? अरे भाई मेरे ही घर में मुझसे तुम कैसी बातें कर रही हो? कहती मैं बताऊं कैसी बातें कर रही हो? ये फ्रिज का जैसे इसने दरवाजा बोतल रख के फ्रिज बंद किया और घूम के देखा तो वो लड़की नहीं। अब ये पूरे कमरे में उसको ढूंढ रहा है कि अभी तो मेरी इससे बात हुई है। पूरे कमरे में इसे ढूंढा, वो लड़की ना मिल के दी, लड़की नहीं मिली। तो क्या देखता है कि बहन की नजर पड़ गई इसको कि भाई परेशान है। वो उसको आवाज देती है, भैया क्या हुआ? वो कहता है कुछ नहीं। कहती नहीं, कुछ तो है जो आप परेशान है। कहता नहीं, वो मैं अभी वो जो तुम्हारी सहेली आई हुई है, वो जो, कहती अरे मेरी तो बहुत सारी सहेली आई हुई। कहता नहीं, वो जिसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए। बहन इसे सोच रही है रेड कलर के कपड़े। भाई उससे फिर कहता है अरे भाई वही जिससे मैं कल रात बात कर रहा था। कह रही कहां? जब मैं घर में आया हूं तो नीचे गेट पे बात कर रहा था, तुमने मुझसे ऊपर से पूछा कि किससे बात कर रहे हो, तो मैं उसी से तो बात कर रहा था। तो कहती नहीं भाई उस वक्त तो कोई भी नहीं था। तो कैसी बातें कर रही हो? वो उस वक्त वहां थी, वो तो इस वक्त भी यहां थी, तुम्हारे आने से पहले मैं उससे बात कर रहा था। भाई आपको वहम हुआ है, मेरी तो सारी सहेली अपने अपने कमरों में है, यहां तक तो कोई भी नहीं आई। कहता हो सकता है मेरा वहम हो। ये जहन पे जोर डालता है, बहन अपने कमरे में चली गई। अभी लेटा हुआ है, ये सोच रहा है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। अब चूंकि इसको दूसरे दिन वापस जाना है, ये दूसरा दिन हुआ, सबसे मिला विला, बहन को खुदा हाफिज कहा और स्टेशन के लिए निकला है। अब इसकी तबीयत भारी भारी है, बुखार की सी कैफियत हुई है इसको, लेकिन जाना इसको जरूरी है क्योंकि काम का मामला है। अब ये स्टेशन के लिए जब गया है, अब ये स्टेशन पहुंचा है अहमद। जब ये स्टेशन पहुंचा तो इसने देखा कि वही कल रात वाली गहमा गहमी आज भी है कि पुलिस खड़ी हुई है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसने एक शख्स को बुलाया, बोला भाई बात सुनो। हाँ बोले यार ये पुलिस मुझे नजर आ रही है, कल भी नजर आ रही थी, खैरियत तो है, कोई बात हुई है क्या स्टेशन पे? कहता तुम्हें नहीं मालूम? कहता नहीं। कहता है भाई कल रात को एक लड़की के साथ ज्यादती की गई और फिर उसका मर्डर कर दिया गया। बोले स्टेशन की हदूद में? बोले हाँ, स्टेशन की हदूद में उस बच्ची का मर्डर हुआ ज्यादती के बाद। तो कहता कौन सी लड़की? कहता भाई लड़की तो मैं नहीं जानता कौन। कहता उसने कपड़े कैसे पहने होते? तो वो बता रहा है इसको कि उसने लाल कलर के कपड़े पहने हुए। अब जब लाल कलर के कपड़े इसने सुने तो इसको झटका लगा अहमद। इसने फौरन अपना बैग उठाया और सीधा अपने डब्बे में, ये ट्रेन में बैठा हुआ अहमद, कोई 1.5 घंटा गाड़ी चली है, 1.5 घंटे ट्रेन चली है। ट्रेन एक स्टेशन पे जाके रुकती है, ये बैठा हुआ अपनी सीट के ऊपर और क्या देखता है अहमद कि वही लड़की जो इसको डब्बे में मिली थी, वही लड़की फिर ट्रेन में चढ़ी है। अब जब ट्रेन में चढ़ी है तो ये उसको देख के एकदम झटका मारता है कि अरे भाई तुम? लड़की कहती है हाँ मैं। तो उससे ये मुखातिब होकर कह रहा है कि अजीब बात है, यानी जब से मैं तुमसे मिला हूं मेरे साथ अजीब अजीब मामलात होते हैं, अजीब अजीब मामलात हो रहे हैं। लड़की कहती है मसलन? कहता मसलन क्या? देखो ना
मैं अपनी बहन के घर गया, दरवाजा तुमने खोला मगर तुम नहीं हो। मैं रात को पानी पीने के लिए उठा, तुमसे मेरी बात हुई, मैंने फिर तुम्हें ढूंढा, तुम फिर नहीं हो, गायब हो गई वहां से। गायब हो गई वहां से। और मैंने बहन के साथ मिलकर पूरे घर में तुम्हें ढूंढा, तुम मुझे नहीं मिली। लेकिन मैं अभी ट्रेन में बैठा हूं, कैसा इत्तेफाक है कि फिर तुम सामने खड़ी हो। और देखो कैसी बात है, कहता है मैं राजनपुर से जब स्टेशन से चढ़ा हूं तो मैंने स्टेशन पे क्या देखा कि वहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैंने जब वहां पूछताछ की तो मुझे यह पता चला कि वहां पर किसी लड़की के साथ ज्यादती की गई और उसका मर्डर कर दिया। जब मैंने उसका हुलिया पूछा तो मुझे बताया गया कि उसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे। अब जब रेड कलर के कपड़ों का जिक्र हुआ तो मेरे दिमाग में फौरन तुम आ गए। क्यों? कि ये लाल कलर के कपड़े सिर्फ तुम ही ने पहने हुए हैं। और मेरे दिमाग में तुम आ गए। तो कहता है शुक्र है कि वो तुम नहीं हो। तो जानते हो लड़की क्या कहती है? लड़की कहती है शुक्र ना मनाओ, उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि वो जो लड़की के साथ ज्यादती हुई, वो जो उस लड़की का मर्डर हुआ, वो लड़की मैं ही हूं। ये उसको देखता है, कहता है क्या मतलब? कहती है हाँ, मैंने तुमसे कहा कि देखो मुझे अकेला ना छोड़ो, देखो देखो मेरे साथ ऐसा बर्ताव ना करो कि इन दो शैतानों को यह महसूस ना हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। तुम मुझे थोड़ा सा साथ दे दो। अगर तुम उस वक्त मुझे डांट के भगाते नहीं, अगर तुम उस वक्त मेरा साथ दे देते और उस वक्त अगर कुछ पल मेरे साथ रुक जाते, मेरे साथ बिता देते, तो ना तो मैं मरती, ना मेरे साथ ज्यादती होती और ना मैं रूह बन के भटक रही होती। यानी इसकी बहन के घर में जो लड़की मिली थी वो इसकी रूह थी। रूह थी। वो जो वहां से गायब हुई, पानी जहां से पी रहा था, वो भी रूह थी। वो भी रूह थी। जो इससे बात कर रही है ये भी रूह है। रूह है। और वही वाली बात है ना कि इसने इसका साथ नहीं दिया था वहां पर। नहीं साथ दिया। और ये यही इसको बताने आई है। बिल्कुल बताने आई है। और अगर ये यहाँ से निकल जाता तो इसको पता तो नहीं चलता जिंदगी भर के उसी लड़की का मर्डर हुआ है, जिससे ये मदद, जो लड़की इससे मदद मांगती रही और ये मदद ना कर सका। उसके बाद ये घर पहुंचा है अहमद, कोई तकरीबन 15 दिन बीमार पड़ा रहा है। 15 दिन के बाद बड़ी पढ़ाई करने के बाद, इसका उतार करने के बाद ये होश में आया है और फिर अल्लाह अल्लाह में लग गया है, तौबा में लग गया है कि काश मैं उस वक्त उस लड़की की बात मान लेता, उसकी मदद कर देता तो वो लड़की मरती ना। आय हाय हाय हाय। यानी उसकी जान बचाना इसके हाथ में थी उस वक्त। जान तो अल्लाह बचाता है, लेकिन जरिया ये बन सकता था। बिल्कुल। उसको सारी जिंदगी ये मलामत रहेगी कि वो जो लड़की कत्ल हुई उसका कातिल मैं ही हूँ। और उस लड़की ने यही तो बोला था कि बस थोड़ी देर मेरे साथ चलो, थोड़ी देर मेरे साथ चलो, ताकि इन्हें ये एहसास हो जाए कि ये शख्स इनके साथ है। ये अकेली नहीं। और मेरे ख्याल जैसे ये इस तरफ मुड़ा होगा उसके बाद बिल्कुल ऐसे उन दरिंदों ने, जब उन्होंने ये महसूस कर लिया, उन दो शैतानों ने, कि ये लड़का इसके साथ नहीं है, फिर उस बच्ची के साथ। ओह शेख साहब क्या बात है। दोनों कहानियाँ आज की जो है वो सबक आमूज थी। बिल्कुल ऐसे ही। तो बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका, आप कीमती वक्त निकालते हैं हमें कहानियाँ सुनाने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और वक्त निकालना पड़ता है अहमद। अपने प्यारों के लिए वक्त निकालना पड़ता है। सही बात। और मैं तो कहता हूँ कि जितना भी वक्त गुजरे, कोशिश किया कीजिए कि मिलते जुलते रहा जाए और वक्त अपनों को दिया जाए, क्योंकि कुछ नहीं याद रहेगा, सिर्फ यादें ही रह जाएंगी। और ये जो वक्त है जो गुजरता है, वक्त की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये रुकता नहीं है अहमद, ये गुजर जाता है। ये गुजर जाता है। बिल्कुल। वो कहते ना कि वक्त गुजर जाता है, बस बातें रह जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो यही है कि एपिसोड खत्म करेंगे और अब आपसे ये गुजारिश करेंगे कि अब अगली दफा आपने जल्दी आना है। इंशाल्लाह इंतजार करती है आपको बहुत ज्यादा। जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगा अपने फैमिली मेंबर्स से कि जितने भी सुनने वाले हैं, जितने भी प्यार करने वाले हैं, मेरा उनको दिल से सलाम है। और कहता हूं कि दुनिया में, पूरी दुनिया में, मैं, आप, हम सब लोग हैं अहमद, लोग। इन लोगों में इंसान ढूंढो। क्या इंसान कौन है? और जानते हो इंसान कौन है? इंसान लोग वो है जिनका मुंह है, और इंसान वो है जिसका हाथ है। क्या बात है। कि मुंह लोगों का और हाथ तेरा, तो जो हाथ है वो इंसान का हाथ
क्या बात है, क्या बात है। और उस हाथ में निवाला हो, है बिल्कुल ना, ऐसी है, सुभान मुंह तेरा और हाय, निवाला मेरा, निवाला मेरा। और ये है कि मदद करे बस सबकी, बिल्कुल ऐसे सबकी मदद करे। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया, आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें सेंड कर सकते हैं। अपना ठीक है? बहुत ज़्यादा ख्याल शुक्रिया। रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफ़िज़।